हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की नई फिल्म ड्रैगन का टीजर ड्रॉप हो चुका है। एंड लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो बाय टेलिंग यू दिस दैट द अमाउंट ऑफ मनी बीइंग प्रोपेल्ड इनटू दिस प्रोजेक्ट इज इनसेन। फिल्म का बजट 500 से 600 करोड़ का बताया जा रहा है। ओवरसीज यानी कि जॉर्डन में जो इस फिल्म के लिए एक्शन सेट पीसेस को फिल्माया गया है, कहा जा रहा है कि पर डे उसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड है अराउंड 1.5 करोड़ रुपीस। फिल्म में जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के लिए एक परमानेंट हाउस सेट लगाया गया है जिसकी अलोन कॉस्ट है 15 करोड़। एंड एज एक्सपेक्टेड वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर्स ऑफ द फिल्म comes from junior NTR's feast, जो बताई जा रही है 125 से 150 करोड़ के बीच। एंड माइंड यू, जूनियर NTR is personally very invested into this project because नंबर 1, देवारा उनके लिए उस स्केल पर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। एंड नंबर 2, वॉर 2 में जिस हिसाब से उनका विलेनियस कैरेक्टर प्रेजेंट करा गया और उसके बाद जो फॉलो अप ट्रोलिंग हुई पूरी फिल्म की और उनके कैरेक्टर की, इनफैक्ट एवरीथिंग अबाउट वॉर 2 वाज ट्रोल्ड, ही डिड नॉट लाइक इट। तो जूनियर NTR के लिए ड्रैगन कोई रन ऑफ द मिल फिल्म नहीं है, कोई रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है दैट विद ड्रैगन जूनियर NTR बहुत ही सीरियसली ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं कि उनको लाइटली ना लिया जाए। अब इन सब को लाइटली लिया जाए या फिर सीरियसली, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द टीजर ऑफ ड्रैगन। मैं आपको इस टीजर में दिखाई गई हर एक डिटेल को पॉइंट आउट करके बताऊंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि क्या क्या मुझे अच्छा लगा और जस्ट लाइक ऑलवेज आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहां पे मैं रिव्यू करने बैठा हूं किसी हीरो का टोपा चुनने नहीं। तो ये वीडियो होने वाली है वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इन डेप्थ एंड एट द सेम टाइम वेरी पोलराइजिंग। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग। So first things first, एक चीज जिसने स्पेसिफिकली मुझे पूरे के पूरे टीजर में सबसे ज्यादा इंट्रीग किया वो था जो प्रेमिस इन्होंने बताया है कहानी का, वो कैसे ब्रिटिशर्स ने एक स्टेट रन ड्रग ऑपरेशन बना दिया था ओपीएम ट्रेड को इंडिया में, और इन ड्रग ऑपरेशंस का एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे हुआ क्या आफ्टर द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया। अब कहानी का ये जो प्रेमिस हमारे को टीजर में दिखाया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है और कैसे है, मैं आपको वो बताता हूं। ये जो ब्रिटिशर्स का ओपीएम ट्रेड था इंडिया में, ये कोई फिक्शनल चीज नहीं है, ये असली में हुआ था। एट लार्ज आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में लूटपाट करी थी, उसकी जब भी बात होती है तो किन कमोडिटीज का नाम सबसे ज्यादा आता है? स्पाइसेस, गोल्ड रिजर्व्स एंड सिल्वर रिजर्व्स, इनकी बात सबसे ज्यादा एट लार्ज करी जाती है। लेकिन इस चीज की बात बहुत ही कम होती है कि ओपीएम ट्रेड के साथ ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में किया था, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एंड मॉरली ट्रबलिंग एंटरप्राइजेस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के इस ओपीएम ट्रेड ने इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को तो नियरली डेवास्टेट कर ही दिया था, लेकिन साथ ही इनका ये ओपीएम ट्रेड चाइना के इकोनॉमी को भी ले डूबा था। अब टीजर में तो एटलीस्ट यही पता लग रहा है कि इन्हीं रियल हैपनिंग्स को उठाया गया है और फिल्म की जो प्रोबेबल कहानी हो सकती है उसका एक अच्छा बैकड्रॉप इसको बनाया गया है। And I think if they get the details right, then this would turn out to be a fantastic backdrop and fantastic premise to the story. टीजर के शुरुआत में जो नियरली 1 मिनट तक हमारे को AI जनरेटेड फुटेज दिखाई गई है, वो AI जनरेटेड फुटेज क्या है, कैसे है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस फुटेज में, वो है द वॉइस ओवर, और इस वॉइस ओवर का इस कहानी से कितना लेना देना है और कितना जबरदस्त डेप्थ है, उसको समझना जरूरी है। वॉइस ओवर में एक जगह ये बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में 250 साल तक रह जाने का एक रीजन था, एंड दैट वाज they stayed for the poppy plant। अब सवाल यह उठता है कि ब्रिटिशर्स को ओपीएम ही क्यों चाहिए था, और इस सवाल का जवाब जानना जरूरी क्यों है इस फिल्म की कहानी को समझने के लिए। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के दौरान चाइनीज टी का बड़ा जबरदस्त एपेटाइट, बड़ी जबरदस्त डिमांड ग्रो होने लगी थी लंदन में, यूके में। अब ये चाइना से चाइनीज टी ह्यूमंगस क्वांटिटीज में ब्रिटिशर्स इंपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन ये जो चाइना और ब्रिटेन के बीच चाइनीज टी का जो ट्रेड हो रहा था, इस पे चाइना की एक शर्त थी, और वो ये थी कि चाइना अपनी चाइनीज टी ब्रिटिशर्स को बेचेगा, लेकिन इन रिटर्न इस बिजनेस डील में वो ब्रिटिशर्स से कोई भी ब्रिटिश गुड्स नहीं चाहता था। इनफैक्ट वो चाहता था कि आप हमारी चाइनीज टी ले जाओ और हमारे को किस में पेमेंट करो, सिल्वर में। अब इनिशियली इस चाइनीज टी के इन रिटर्न में ब्रिटिशर्स सिल्वर में पेमेंट तो करने लगे, लेकिन ओवर टाइम ये पेमेंट इतनी ज्यादा हो गई कि उनके पास सिल्वर जो रिजर्व्स थे ब्रिटिशर्स के पास, वो डिप्लीट होने लगे। और इसका एक बड़ा ही मॉरली करप्ट और मादरचोद सिचुएशन क्या निकाला ब्रिटिशर्स ने? द मास कल्टिवेशन ऑफ ओपीएम पॉपीज, जिससे हीरोइन बनती है इन इंडिया। ये इंडिया में उगने वाली, जो इनफैक्ट फोर्सफुली इन्होंने उगवाया था हमारे किसानों को बोल के, ये उनको उगाते थे, फिर उनको प्रोसेस करते थे, उसमें से हीरोइन बनाते थे, और उस हीरोइन को कहां बेचते थे? ये चाइना में। और हीरोइन की ये जो स्मगलिंग चाइना में कर रहे थे इंडिया से, इससे इनको जो बनता था पैसा, उसका ये क्या करते थे? इससे ये खरीदते थे और ज्यादा चाइनीज टी और उसको शिप कर देते थे बैक टू इंग्लैंड। अब अंग्रेज जो इंडिया में ये पॉपी सीड्स की खेती करवाते थे, वो डीपली एक्सप्लॉइटिव थी इंडियन फार्मर्स के लिए। बंगाल, बिहार और ओडिशा, जहां पे प्राइमरीली पॉपी की खेती होती थी, वहां के जो किसान थे, ब्रिटिश एजेंट्स उनके पास जाते थे और उनको बड़े ही विशियस कॉन्ट्रैक्ट्स में
फांस लेते। किसान ये जो पॉपी उगाते थे, इनके सोल बायर्स भी ये खुद बन जाते थे और खुद बाइंग और सेलिंग का ये पूरा का पूरा प्राइस भी सेट करते थे। हिस्टोरिक एस्टिमेट्स के हिसाब से नियरली 10 मिलियन बेचारे किसानों को फंसाया गया था बाय ब्रिटिशर्स इस कॉन्ट्रैक्ट में। एट अ पॉइंट इन टाइम ब्रिटिशर्स का लालच इतना बढ़ गया था पॉपी कल्टीवेशन को लेके इंडिया में कि जो खाने पीने के क्रॉप्स होते थे उनके लिए जो लैंड डेजिग्नेटेड होती थी वो हटा के वहां पे पॉपी फार्मिंग करी जाती थी और इससे होता क्या था, फैमिन्स हो जाती थी, फूड की शॉर्टेज हो जाती थी। अब ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताई, इसका ड्रैगन की कहानी से क्या लेना देना हो सकता है? पहला तो ये और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इन्होंने ये चीज का प्रेमिस बिल्ड कर दिया है टीजर में कि 250 साल तक वो पॉपी की खेती के लिए रुके थे। सो इन दिस केस मैं ये देखने में बहुत इंटरेस्टेड हूं, देखना चाहता हूं इनफैक्ट कहानी में कि ये जो पॉपी के पूरे ऑपरेशन थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में, जितना भी ट्रेड था, इसकी कितनी डिटेल्स में कहानी जाती है। अगर ये जाती है तो बहुत ही बढ़िया होगा देखने में। और दूसरी चीज ये कि ये जो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स का ओपियम ट्रेड का ऑपरेशन था इंडिया में, ये इतना ज्यादा फाइनेंशियली बेनिफिशियल था कि फिल्म की कहानी में आगे जाके जो गैंग वॉर के बारे में हमारे को बताया गया है, द अफगान ट्रेडिंग कंपनी एंड द बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी के बीच में, एक बहुत ही बढ़िया रीजन एस्टैब्लिश कर देता है वो कहानी में इस गैंग वॉर को स्टार्ट करने के लिए और कंटिन्यू रखने के लिए। बेसिकली ब्रिटिशर्स चले गए इंडिया छोड़ के, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन छोड़ गए, अब गैंग वॉर्स होंगे। सो दिस इज अ वेरी क्रेडिबल रीजन टू एस्टैब्लिश राइवलरी एंड दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्टोरी आइडिएशन। उसके बाद आपने टीजर में वॉइस ओवर पे ये देखा होगा कि पॉपी सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में उगता था और साथ ही उगता था सबसे ज्यादा वो कहां पर, द गोल्डन ट्रायंगल। अब ये गोल्डन ट्रायंगल है क्या और कौन सी 3 कंट्रीज हैं जो मिलके इस गोल्डन ट्रायंगल को बनाती हैं? जहां पे म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर मिलते हैं, उसको बोला जाता है द गोल्डन ट्रायंगल। इस जगह को ये नाम ईयर 1971 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने दिया था। और जैसे साउथ ईस्ट एशिया में ये गोल्डन ट्रायंगल था जो उन्होंने टीजर में कहानी में मेंशन भी किया है, बिल्कुल वैसे ही अफगानिस्तान अकेला नहीं है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में मल्टीपल राउट्स हैं जो अफगानी ओपियम को इधर से उधर करने के लिए पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं और इसका नाम है द गोल्डन क्रेसेंट। अब मुझे ये देखना है कि खाली अफगानिस्तान में ही कहानी पे फोकस करते हैं या ये गोल्डन क्रेसेंट को भी मेंशन करते हैं। दिस इज अनदर ब्रिलियंट एडिशन टू द स्टोरी आइडिएशन। अब पॉपी की खेती, स्मगलिंग, जो सब कुछ हो रहा है वो तो अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल में होता हुआ बताया गया है, तो इंडिया का क्या लेना देना है इसमें कहानी में? अब इंडिया को एज अ पॉपी कल्टीवेशन हॉटस्पॉट तो ब्रिटिशर्स ने बना ही दिया था, लेकिन इसी के साथ साथ जियोग्राफिकली इंडिया सैंडविच्ड है बिटवीन अफगानिस्तान और साथ ही कहां पर, द गोल्डन ट्रायंगल के बीच। और इसकी वजह से ये बन जाता है एक हॉटस्पॉट और अपने सी राउट्स की वजह से ये बन जाता है एक हॉटस्पॉट फॉर स्मगलिंग इजीली। और इंडिया के थ्रू होने वाली यही स्मगलिंग किसको राइज देती है? गैंग्स को, द कार्टेल्स को, गैंग वॉर्स को। और जहां तक मेरा अंदाजा है, कहानी में जो 2 गैंग्स बनाए गए हैं वो भी अपनी जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है इसी चीज के ऊपर बिल्ड करेंगे, इसी बैकड्रॉप के ऊपर बिल्ड करेंगे। आई एब्सोल्युटली लव दिस स्टोरी आइडिया बिकॉज प्योरली इट इज रूटेड इन फैक्ट्स। अब इसको ये आगे जाके फिक्शनलाइज कहीं पर भी करें, लेकिन इनकी कहानी की जो जड़ें हैं वो बहुत ही फैक्चुअल जगह से आ रही। आई एम ग्लैड कि ये सालार की तरह खानसार बना दिया है इंडिया से, किसी ने मैप में आके ये काट के मांग लिया तो उसको दे दिया, कम से कम वो चोद बंगड़ा तो नहीं है। ड्रॉइंग फिक्शनल स्टोरीज अराउंड फैक्चुअल हैपनिंग्स ब्रीड्स द बेस्ट टाइप ऑफ स्टोरीज एंड आई होप कि हमारे को ड्रैगन की कहानी में इसी चीज की एक्सटेंशन देखने को मिले इन डिटेल। वॉइस ओवर वाली फुटेज में ये वाला शॉट देखो, अटेंशन टू डिटेल देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, शिप का नाम क्या है, एसएस सिरसा। एसएस सिरसा एक्चुअली में एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप था जो बना था 1883 में और ये प्राइमरीली यूज होता था उस फ्लीट में जहां पे क्या होता था, चाइना और इंडिया के बीच में ओपियम ट्रेड होता। फैंटास्टिक आई टू डिटेल, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो क्रेडिबिलिटी बनाती हैं कहानी। टीजर में एक और बहुत अच्छी टेक्निकल है ये डिटेल, अटेंशन टू डिटेल है। इस मैप में देख रहे हो अफगानिस्तान वहां बताया गया है और अफगान ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में कहां से ऑपरेट हो रही है, बंबई से। और ये क्यों है? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी लैंड की, थ्रू सी और लैंड नजदीक है एक दूसरे। और इसी मैप में दूसरी तरफ गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी कहां है, वो प्रॉक्सिमिटी में है, यानी कि नजदीक है किसके, द गोल्डन ट्रायंगल के। तो प्रशांत नील ने ओवरऑल ये जो स्टोरी टेलिंग बुनी है ना और उसका जो ग्लिम्स थोड़ा मोटा दिखाया है हमारे को और बहुत सारी चीजें छुपाई है, ये मुझे बहुत ही ब्रिलियंट लगा, बहुत ही इंटेलिजेंट लगा। आई एम ऑल फॉर इट। टीजर में एक और चीज दिखाई जाती है ये, यानी कि द ईयर 1967 और इसके पहले और इसके बाद दिखाया जाता है गैंग वॉर होते हुए। अब हिस्टोरिकली 1967 में ओपियम वॉर हुआ था, लेकिन वो इंडिया में नहीं हुआ था हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, वो हुआ था प्राइमरीली इन द गोल्डन ट्रायंगल। लेकिन जब ये हो सकता है कि वहां पे गोल्डन ट्रायंगल में वॉर चल रहा हो तो इंडिया में भी गैंग्स के बीच में वॉर हो और इन्होंने यही चीज की एक्सटेंशन फिक्शनलाइज करके दिखाई हो, इट वुड आल्सो बी फन टू वॉच। कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो टीजर में जितनी भी झलकियां दिखाई गई हैं उससे मेरे को यही लग रहा है दैट एवरीबॉडी हैज बीन फैंटास्टिकली पोर्ट्रेड। आशुतोष राणा फैंटास्टिक एक्टर, कोई भी उनको रोल दे दो ही विल एक्सेल एट दैट, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि इनका मुंह इतना काला क्यों कर रखा है। सुजॉय सरकार, बॉबी सरकार, राव, विक्टर मेंचकॉव, जनरल डुरान, बिली ज़ॉक्सी एंड द ट्रेनर। और ये जो ट्रेनर के द ट्रेनी बना के इंट्रोड्यूस करे गए हैं, द 91 डेथ्स, आई एब्सोल्युटली लव दिस शॉट। आई वुड नॉट लाई, वेरी ऑनेस्टली सेइंग, मेरे को ये सारी कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस कहीं पर भी क्रिंज नहीं लगी। इनफैक्ट आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट दीस कैरेक्टर्स।
तो ये हो गई वो सारी चीजें दैट आई एब्सोल्युटली रियली लव्ड अबाउट द टीजर। अब बात करते हैं टीजर की उन चीजों के बारे में जो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, अटपटी लगी, और इन चीजों के बारे में बात करना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहां हम रिव्यू करने बैठे हैं हीरो का सामान पकड़ के झूलने के लिए नहीं। तो सबसे पहली चीज ये, एंड अनडाउटेडली ये वाली चीज आपने भी नोटिस करी होगी टीजर देखते ही, द विजुअल ट्रीटमेंट ऑफ ड्रैगन लुक्स insanely similar, strikingly similar to that of the visual treatment of KGF and Salar. I do very well understand कि प्रशांत नील का being the director of this film एक particular style है, लेकिन since ये एक completely नया project है, something different would have vibed pretty well. ये बिल्कुल सालार और KGF के visual treatment जैसा ही लगता है, and anybody who's not calling that out is lying through their teeth. सालार और ड्रैगन में विजुअल सिमिलैरिटी जो सिनेमेटोग्राफी में है इतनी ज्यादा है, उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये वाला शॉट है सालार से और ये वाला शॉट है ड्रैगन के इस वाले टीजर से। दोनों शॉट्स में ध्यान से देखो, कोई भी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है। अगर सालार से उठा के मैं यहां उसको चिपका दूं और ड्रैगन को उठा के वहां चिपका दूं तो कोई बता नहीं पाएगा डिफरेंस। द 91 डेथ्स का ये वाला शॉट जो ड्रैगन के टीजर में हमारे को दिखा, जो मैंने कहा था कि मुझे अच्छा भी लगा एंड आई रियली लाइक दिस, लेकिन ये भी अनकैनली सिमिलर है सालार के इस शॉट से। ये इसलिए भी हो सकता है मे बी बिकॉज भुवन गौड़ा जो इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं वही सिनेमेटोग्राफर थे केजीएफ और सालार के भी। और प्रशांत और भुवन को इवेंचुअली केजीएफ और सालार जैसी मैसिव हिट्स देने के बाद ये फॉर्मूला हाथ लग गया सिनेमेटोग्राफी का, कलर पैलेट चूज करने का कि डार्क और ग्रंजी दिखाने की कोशिश करो, वो बिकता है एंड आई डोंट ब्लेम देम। अगर वो बिकता है तो वही बनाएंगे और वही एटलीस्ट अभी टीजर में तो दिख रहा है। इसके बाद टीजर में जूनियर एनटीआर की कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, उसकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही ए क्लास लगी, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि इस प्रेजेंटेशन में, इस लुक में जूनियर एनटीआर भूखा मरता हुआ क्यों लग रहा है? जॉ बोन निकालने के चक्कर में, संकन डेथ फेस बनाने के चक्कर में फैमिश्ड लग रहा है, भूखा लग रहा है वो बेचारा। आरआरआर तक जूनियर एनटीआर यूज्ड टू लुक फुलर, यूज्ड टू लुक बिग एंड स्टाउट, बट वॉर 2 के आसपास इनकी जो फैट लॉस से ऑब्सेशन शुरू हुई, अब ये जिम जाते रहते हैं, उनकी वीडियोस ये बना के डालते रहते हैं। कुडोस टू हिम फॉर डूइंग दैट, बट आई स्ट्रांगली बिलीव, आई स्ट्रांगली थिंक दैट ही इज आल्सो ऑन ऑजेम्पिक एंड उसी की वजह से ये जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, ये भुखमरी का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। तीसरी चीज ये, और यह चीज हर किसी को अच्छी तरह पता है, दैट प्रशांत नील एज अ डायरेक्टर इज ग्रेट एट बिल्डिंग वर्ल्ड्स, बट एट द सेम टाइम इनका ये वर्ल्ड क्रिएशन समटाइम्स इतना हाथों से बाहर निकल जाता है कि वो ऑडियंस को कॉन्वुलेट कर देता है। सालार में फॉर एग्जांपल यही हुआ था, इतना बड़ा वर्ल्ड बनाने के चक्कर में इतने सारे लोग, इतने सारे कैरेक्टर इकट्ठे कर दिए कि आज की डेट में आधे भी कैरेक्टर्स लोगों को याद नहीं होंगे उसमें से। सालार की कहानी को फॉलो करना इतना मुश्किल हो गया था बिकॉज द वर्ल्ड वाज सो मैसिव, इट हैड सो मेनी कैरेक्टर्स थ्रोन एट यू एट वंस। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि ड्रैगन की कहानी में भी उतना ही बड़ा, यानी कि सालार जितना बड़ा ही वर्ल्ड होगा, बट आई होप कि इस वर्ल्ड की, ड्रैगन के वर्ल्ड की कहानी में जो वर्ल्ड दिखाया है, इसकी एग्जीक्यूशन सालार के कहानी में दिखाए गए वर्ल्ड जैसी ना हो, ये मोर सिंपलिस्टिक हो एंड मोर स्टोरी ड्रिवन हो। चौथी चीज दैट आई एब्सोल्युटली हेट, और वो है द स्टार वर्शिप। सालार में यही हुआ था, आधी से ज्यादा कहानी में वो आ जाएगा, वो आ रहा है, वो कच्ची हरी रंग की पहनता है, वो दूध फटा हुआ नहीं पीता, वो पनीर ऑर्गेनिक खाता है, सारी की सारी फिल्म में ये लंढोला हो रहा। अब ड्रैगन के टीजर में भी अगर आप देखेंगे तो एक मोहतरमा है जो बताती हैं कि भैया भगवान ने इतने दिनों तक ये बनाया और फिर वो आ गया। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर आप लोगों को ये समझ आता होगा तो जरूर बताना। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कि क्यों ये अपने हीरो को जब प्रेजेंट करते हैं, उसको पहला लुक दिखाते हैं तो वो डेमी गॉड जैसा क्यों होता है। इस टीजर में भी, ड्रैगन के टीजर में भी ये वाला शॉट देखो, कम से कम नहीं तो 25-30 लाशें भिसी हुई हैं और उनको मारते हुए आगे जूनियर एनटीआर भाई साहब खड़े हुए हैं। ये सब करने की जरूरत क्या है? अच्छी खासी कहानी हो सकती है इस फिल्म की, लेकिन फिर इसके बीच में ये जो हीरो वर्शिप आ जाती है। आई डू अंडरस्टैंड कि इनकी जो कोर ऑडियंस है, जो दूध चढ़ाती है, थिएटर में मारपीट करती है, तोड़फोड़ करती है, ट्रैफिक जैम्स लगाती है, उनको यही सब देखने में मजा आता है। लेकिन थिंक अबाउट दिस कि एक बहुत बढ़िया कहानी फिल्म की जो ड्रैगन की हो सकती है, वो हाफ वे थ्रू बन जाए एक हीरो वर्शिप की कहानी की भैया एक डेमी गॉड जैसा हीरो है, वो 150 लोगों को मारता फिर रहा है, दांत से किसी को मार दे रहा है, बाल काट दे रहा है दांत से किसी के, वो कैसा लगता है? आई थिंक इट टेक्स अवे फ्रॉम एक्चुअल हार्ड वर्क ऑफ द डायरेक्टर, और उसकी जो एक्चुअल विजन थी वो कहीं ना कहीं वाटर डाउन हो रही है बिकॉज ही हैज टू डू फैन सर्विस। आई डियरली होप कि ये फैन सर्विस, ये जो मास मोमेंट्स हैं, ये सब कम से कम ही हो और फिल्म की कहानी कहानी की तरह चले और हमें लगे कि भैया कुछ अलग देखने को मिल रहा है हमारे को, कुछ मास सिनेमा से हटके। ट्रीटमेंट कमर्शियल है लेकिन उतना वाइल्डली मास नहीं है। पांचवी चीज, अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग आउट, जो शुरुआत में 1 मिनट का दिखाया गया है एआई वाला फुटेज, उसको कॉल आउट कर रहे हैं, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो डेफिनेटली एआई प्रोड्यूस्ड है और वो एक प्रॉम्प्ट देके ही इन्होंने प्रोड्यूस किया होगा और उसके ऊपर वॉइस ओवर चिपका दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट हर्ट योर आईज। वो आपको क्रिंज नहीं लगता, वो इतना खराब नहीं लगता। अगर लगता तो तुम्हें पता है मैं उसको अच्छी तरह ट्रोल करता। फिल्म में ये जो टैंक्स वाला शॉट है, आई एम नॉट श्योर कि असली के टैंक्स यूज करें या फिर सीजीआई करें, एंड दिस फैक्ट अलोन दैट आई एम नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि असली है या सीजीआई है मेक्स इट
pretty good use of CGI. So I have zero complaints with the AI shown in the teaser. 30 चीज, प्रशांत नील से कोई ये जाके क्यों नहीं पूछता कि इनको गंदी बनियानों से और साथ ही ग्रीस से लगी हुई बॉडियों से क्या ऑब्सेशन है? हर किसी का मटमैला दिखना क्या जरूरी है टू मेक इट लुक डार्क एंड ग्रंजी? सालार में प्रभास का कैरेक्टर ऐसा दिख रहा था और यहाँ पे जूनियर NTR साहब का कैरेक्टर ऐसा दिख रहा है। इन दोनों का जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है वो नियरली सेम ही है। सातवीं चीज, द एक्शन कोरियोग्राफी जो भी टीजर में दिखाई गई है वो खराब कहीं से भी नहीं है, बट अगेन जस्ट लाइक द विजुअल ट्रीटमेंट ऑफ दिस फिल्म इज वेरी स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू KGF एंड सालार, ये एक्शन कोरियोग्राफी भी मुझे सेम ही लाइंस पे कहीं ना कहीं लगी। नाउ दिस इज नॉट नेसेसरली बैड, बट देन अगेन ड्रैगन के टीजर में जो एक्शन है वो आपको दोबारा से सालार के एक्शन की याद दिलाएगा कहीं ना कहीं। द प्रॉब्लम दैट दिस थिंग क्रिएट्स इज द फैक्ट कि भैया जब आपको ऐसी विजुअल चीजों में सिमिलैरिटीज दिखने लगती हैं और जो एक्शन कोरियोग्राफीज में अनकैनी सिमिलैरिटीज दिखने लगती हैं, देन यू कम टू रियलाइज एट द एंड ऑफ द डे कि भैया इनको एक फॉर्मूला मिल गया है, इनकी जो फिल्म है वो फॉर्मुलेटिक होती जा रही है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम आई गेस। तो भैया ये था इस टीजर के बारे में मेरा कहना। क्या मुझे अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया, और क्या मुझे बुरा लगा वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करते जाना। ओवरऑल टीजर मेरे को काफी अच्छा लगा। आई एम एंटिसिपेटिंग द ट्रेलर एंड देन द मूवी। आई होप कि इसको बहुत मसाला, वाइल्डली मसाला ना बना दिया जाए, एंड आई रियली वांट टू सी NTR डूइंग जस्टिस टू दिस रोल। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और कल आ जाएगी वीडियो शट अप जुन्नू पे। जुनैद खान कुछ भी बैठ के बोल रहे हैं, कहीं पे अपने पापा जी को ब्लेम कर रहे हैं, एंड एब्सोल्युटली क्लूलेस एज टू व्हाट ही हैज टू से इवन इन अ पेड इंटरव्यू। कल वाली वीडियो ड्रॉप हो जाएगी, तब तक के लिए मामी रज़ा ने पप्पी बाय।